चाहता हूँ कि भाई इस देश में कितने गढ़ किले बने हैं। हम लोग ओरन में रह रहे हैं, हमें लाइट कनेक्शन नहीं हो रहा है, हमें लाइट का पानी का नल नहीं आ रहा है, हमें पट्टा नहीं मिल रहा है। इस देश में कितने राजस्थान में गढ़ बने हुए हैं, वो कोई वन भूमि पे बना हुआ है, कोई मंगरा पहाड़ पे बना हुआ है और कोई चरागाह भूमि। किसी गढ़ को तो कोई नहीं पाड़ते ना, वहां लाइट भी जाती है, वहां पीने के पानी का नल भी जाता है और उनको कोई गिराने के लिए नहीं जाते। पर हमारे लोग कहीं कच्ची पक्की झोपड़ी कोई सरकारी जमीन में बना देते तो सबसे पहले बुलडोजर हमारी बस्ती को तोड़ने के लिए जाता है। नमस्कार दोस्तों, दीपावली का त्यौहार आप सब ने हर्षोल्लास के साथ मनाया है। लेकिन एक पीड़ा है दिल में। आज़ाद मुल्क में भी आज़ादी के बाद आज भी एक कम्युनिटी जो अपने हक और अधिकारों से वंचित है, वो आज भी बेघर है। बिजली के नाम पर वो चलती गाड़ियों की प्रकाश को महसूस करती है। पानी जब बरसात होती है तो वो देखते हैं कि शायद हमारे देश में पानी की व्यवस्था भगवान पर निर्भर है और घर उनका फुटपाथ पे होता है या फिर जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये हमने महसूस किया है और ये कोई एक कम्युनिटी नहीं है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनकी संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करीब करीब लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आज भी वंचित है। और जब भी किसी समाज का उद्धार करना होता है तो समाज एक नायक मांगती है, एक ऐसा नायक जो अपनी समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। वो बलिदान दे, जीवन खपाएं, उसके बाद उन्हें हक मिलता है। हमारे साथ कैसी शख्सियत है, रतन नाथ जी कालबेलिया, जो घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्त राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष है और उनके मन में यही पीड़ा है जो मैंने आपको बताई है। अभी तक आपने 23 जिलों का भ्रमण किया है, यात्रा की और उन जिलों में रह रहे उन लोगों को बहुत नज़दीकी से देखा है, महसूस किया है और इनके पीछे क्या वजह है और समाधान किस जो है तरीके से उनका होगा। वो एक रोड मैप है उनके पास, एक आगामी भविष्य को लेकर एक विजन है उनके पास। हम उनसे बातचीत करेंगे। रतन जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को और पूरे आपके स्टूडियो के सभी हमारे जो मित्रगण उनको और विशेष तौर से आपको दीपावली की और आज गोवर्धन पूजा है, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं कहने का मतलब। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही आप आगे तरक्की करें और इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी एक अंतिम पांत का व्यक्ति को या अंतिम पायदान के कम्युनिटी को जिनकी आवाज आप बने, मैं उनके लिए आपका बहुत बहुत, केवल 52-53 जो कम्युनिटी है, 1 करोड़ करीब मेरे हिसाब से 1.5-2 करोड़ की आबादी का समाज है, उनकी सबकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। जी रतन जी, क्यों जरूरत पड़ी एक आज़ाद मुल्क में, जब देश आज़ाद हुआ, व्यवस्थाएं बनी, सबको अपना हक अधिकार मिला, घर मिला, तो फिर ये लड़ाई आपको क्यों लड़नी पड़ रही? नहीं, ये आपका सोच बिल्कुल जो आपका कहना है मैं उस बात को मान रहा हूँ, मगर हमें तो ये लगता है कि सन 1947 में देश आज़ाद हुआ, हमारे भी पूर्वजों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत सारे लोगों ने शहादत दी, मगर हमें नहीं लगता है कि हमारा समाज जो डीएनटी घुमंतु जाति है वो आज दिन तक आज़ाद हुआ। हमें नहीं लगता है कि हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं और हमें नहीं लगता है कि हम अपने आप में गर्व करते हैं कि हम भी किसी स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकें।
हमें भी 2 टाइम का पेट भर के खाना मिल सके, हमें भी 2 जोड़ी कपड़े मिल सके, हमें तो लगता नहीं है कहने का मतलब। इस कारण हमने तो इस बार पूरा तय किया है कि घुमंतु डीएनटी समाज की हक, अधिकार और इनकी आज़ादी की महासंग्राम की लड़ाई हम लोगों ने इस बार छेड़ी है कहने का। कौन कौन लोग हैं जो इस बीड़े को उठाया है आपने? इसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय लाल सिंह जी जो रायका हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नेशनल लेवल के हेड रहे हैं, वो भी बहुत संजय मंजे और अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं। डीएनटी कम्युनिटी में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एक क्रीम हमारे साथ हैं, जिन्होंने भी इस लड़ाई की अगुवाई की है। पूरा पशुपालक समाज जो रायका को, चाहे रेवाड़ी को, देवासी को, उनका भी इस लड़ाई में बड़ा योगदान है। गाडोलिया समाज भी बड़ी मार्शल कौम होती है और बड़ी बहादुर कौम होती है, तो गाड़ियालवार समाज भी इस बार कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं। बंजारा समाज हमारे, जिसको लक्की साहब बंजारे के नाम से जाना जाता है, तो बंजारा समाज भी हमारे साथ है। बागरिया समाज जो है, जो पहले बेचारा एसी में था, जिसको अभी ओबीसी में डाल दिया गया, बड़ी संख्या में रहता है, आज की टाइम में बहुत ही गरीबी और बहुत पिछड़ेपन की स्थिति में जिंदगी जीता है। जैसे कालबेलिया समाज है, जैसे जोगीनाथ समाज है, जैसे रावल समाज है, जैसे सकलीगर समाज है, जैसे नाइक समाज है, जैसे भोपा समाज है, जैसे कंजर समाज है, जैसे सांसी समाज है। तो ऐसे करके 52-53 जो जातियां इस बार, इन जातियों की सभी प्रतिनिधि इस बार एक मंच पे, जो वर्तमान की जो सरकार चल रही है, इनसे अगले 6 महीने से हमने कई बार ज्ञापन दिया, सरकारें नीतियां बनाती है, पर हमने ये देखा कि ये नीतियां बनती जो है, सरकार योजनाएं लाती इन घुमंतु जातियों के लिए, पर केवल कागजों के लिए लाती है। कागजों में ये अपनी नीतियों को ले आते हैं, योजना को भुना देते हैं और ये धरातल पे कोई भी काम नहीं करते हैं। इस कारण हमने बहिष्कार नाम के आंदोलन का नाम देके हम लोगों ने इस बार घुमंतु डीएनटी संघर्ष समिति के नाम से हमने एक बैनर बनाया, जिसमें राजस्थान की 52-53 जो जातियां हैं एक साथ इस बार लाभबंद हुई है कहने का मतलब। कौन जिम्मेदार है जो आज भी इन लोगों को घर नसीब नहीं हुआ है, शिक्षा के नाम पर फुटपाथ पे रहते हैं, और जो इनका पुश्तैनी धंधा था वो कहाँ गया? नहीं, अब देखो, इसमें जिम्मेदार तो हम सीधा सीधा इस देश की जो 2 पार्टियां हैं, और मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, इन देश की दोनों पार्टियों ने अधिकतर इस देश में राज किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस देश में राज किया है और एनडीए गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है। तो सबसे पहले तो हम इन देश की जो दोनों पार्टी हैं और इन देश की दोनों पार्टियों की जो सरकारें हैं, हम उनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि इन लोगों ने कभी भी, जब भी कोई नेता शपथ लेता है या कोई सरकार बनती है, तो सरकार हर बार शपथ के दौरान यही कहती है, भाई अंतिम पांत में जो लोग बैठे हैं, अंतिम पांत में जो लोग बैठे हैं, अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरा उनका ध्यान रखेंगे। तो इन सरकारों ने इन जातियों की अनदेखी की है कहने का मतलब। इस कारण आज ये जातियों की ऐसी स्थिति आ गई है कि जीते जीत तो इनको जमीन मिले नहीं गया, इंसान को तो जमीन मिले नहीं, मगर इनके मुर्दे होते हैं ना, उनको दफनाने के लिए भी 2 गज जमीन नसीब नहीं होती है। आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी जब इनके लोग मर जाते हैं तो उनके लिए शमशान घाट की जमीन भी उपलब्ध नहीं होती है। 2-2, 3-3 दिन तक बॉडी इनके घरों में पड़ी रहती है और कहीं कहीं पुलिस और प्रशासन का सहारा लेके कहीं दूर दरार कोई नंदी नाला में जाके इनकी बॉडियों का दान दफन किया जाता। आज भी इस आज़ाद देश में इन जातियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। और यही पीड़ा है कि जिनको लेकर आप निकल, शुरुआत कब? शुरुआत तो मेरी तो, ये मेरा करीब 15वां साल है और 15 साल से रेगुलर मैं इस लड़ाई के अंदर, मैं जब से अपने आप में समझा, मेरी स्कूल की शिक्षा दीक्षा हुई, स्कूल के दौरान भी मुझे लगा कि कहीं कहीं हमें लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी शादी हुई, तो शादी के दौरान भी मेरे दादाजी मेरी बनोली घोड़े पे निकालने के लिए घोड़ा लेके आए थे, पर कुछ लोगों का विरोध था, तत्व लोगों का विरोध था, तो उस घोड़े पे मुझे बैठ के बनोली नहीं निकालने दी। तो उस दौरान से हमें ये लगा, वो घोड़ा वहीं का वह बंधा रहा और हमारे को घोड़े पे बनोली नहीं निकाल। उस दिन से हमें लगा कि हमें इस देश के लोग, ये सरकारें कहीं कहीं हमें इंसान नहीं समझती है।
तो हमें लगा कि हम स्वाभिमान की ज़िंदगी इस देश में हम नहीं जी पा रहे हैं। तब से हमारे मन में ये लगा कि हमें कहीं न कहीं हमारे हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो ये मेरा 16वां साल है और 16वें साल से मैं राइट टू फूड का जो कानून बना उसका भी आंदोलन का हिस्सा रहा। सूचना का अधिकार का कानून बना उनका भी आंदोलन का हिस्सा रहा। जो महानरेगा का कानून जो यूपी गवर्नमेंट के दौरान बना इनका भी मैं आंदोलन का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। तब से मुझे वहाँ रहने के बाद मेरे समझ में आया एमकेएसएस नाम का मजदूर किसान शक्ति संगठन है जिन्होंने बड़ा एक कानून बनाया। तो वहाँ रहने के बाद हमें लगा कि यार हमें भी कहीं कहीं जो हमारा समाज है बड़ी दूर दिशा में उलझा हुआ, बड़ी गुलामी की जंजीरों में उलझा हुआ है। तो इन समाज के बच्चों के फ्यूचर के लिए और हमारी समाज के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए और इनके हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना चाहिए। तब से मन में पीड़ा तो थी, पर अभी अगले 6 महीने से हमारे बड़े भाई लाल सिंह जी रायका, इनसे मेरी जयपुर में मुलाकात हुई, लाल सिंह जी और भीखू सिंह जी से। तब इन दोनों ने मेरे साथ बैठ के लंबी चर्चा की और उन्होंने कहा यार 52-53 भाई हैं जिसमें बड़ा भाई हम हैं, रतननाथ जी अपन सब मिलके इन समाजों को कहीं कहीं उजागर कर सकते हैं। तो पहले तो हम अकेले लड़ ही रहे थे और इन पार्टियों की जात में तोक ही रहे थे, मगर पार्टियों ने तो किसी हमारा कभी सुना नहीं। तो इनके बाद अगले 6 महीने से हमें ये लगा कि दिशा कहीं कहीं शुद्ध दिशा हमने पकड़ी है और इन जातियों की जिनाइन लड़ाई ये है और हमारे को हक और अधिकार के लिए इनकी आज़ादी के लिए हमें लड़ना चाहिए। तो हमने पूरे राजस्थान भर में पहले पाली जिले में हमने ये आंदोलन किया, वहाँ करीब 10,000 लोग आए थे। फिर हमने वहाँ के संबंधी कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि साहब ये घुमंतु जाति है, हमारा जब सुप्रीम कोर्ट ने इन जातियों का अलग से वर्गीकरण करने का ऑर्डर किया तो आपको करना चाहिए। हमारे लोग 50 वर्ष से जमीन चरागाह में बैठे तो वो अभी के भी चरागाह में, बाद में बस्ती बसी है जिसकी जमीन की किस्म भी चेंज हो गई है, उन्हें पट्टा भी मिल गया है और हमारे लोगों को ना पीने का पानी है, ना हमारी बस्ती में रोड है और ना हमारी बस्ती में आंगनवाड़ी है, ना हमारी बस्ती में चिकित्सालय की व्यवस्था है और हमारे लोगों को सबसे गरीबी रेखा में 1 रुपये किलो गेहूं के हकदार ये है, तो उन्हें 1 रुपये किलो गेहूं का भी नहीं दिया। कभी खुदा न खास्ता सरकार की तरफ से कोई एक आधा कोई मकान भी पास हो जाता है तो ग्राम पंचायत ये कहती है भाई ये तो चरागाह में है इसलिए हम इनके यहाँ मकान नहीं बना सकते, तो वो पैसा भी वापस सरकार के खाते में लैप्स हो जाता है। तो इन जातियों की ये जो मूलभूत व्यवस्था है और शिक्षा का स्तर तो इतना कम है कि आप सोच आज भी इनके बच्चे कचरे में खेलना, धूड़े में खेलना और आज भी ये लोग अपना मेहनत मजदूरी के अलावा भी इनको टाइम पे मेहनत मजदूरी नहीं मिलती है। इनके लोग कचरा बीन रहे हैं, कुछ लोग भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग फुटपाथ पे पड़े। आज रेलवे स्टेशन के बाहर कभी भी आप जाना अधिकतर फुटपाथ पे भीख मांगते हुए यही डीएनटी घुमंतु जाति के लोग मिलेंगे। बड़ा कोई ब्रिज होगा उस ब्रिज के नीचे भी फुटपाथ के नीचे आपको यही लोगों के छोटे छोटे डेरे मिलेंगे। तो एक्चुअली में सरकार को भी इसके लिए प्लान करना चाहिए, नीति बनाना चाहिए। रेन के आयोग ने कई बार इन सरकारों को, भाई इनकी सरकार का आयोग था जिन्होंने कहा कि इस बार आज पूरे भारत में 15% लोग ये रहते हैं, इनके लिए सरकार को नीति बनाना चाहिए। तो अब तक इन्होंने कोई नीति नहीं बनाई। रेन के आयोग की सिफारिश अभी तक इन्होंने लागू नहीं की। कोई आयोग नहीं है? नहीं, आयोग तो बने हैं कई। आयोग काका कालेकर आयोग बना है, रेन के कमिश्नर आयोग बना है, अभी एनडीए गवर्नमेंट के अंदर इदाते आयोग बना हुआ है, पर आयोग केवल नाम के ही आयोग है। इनकी एक कमेटी होती है, घरों तक जाती है, फोटो खींचती है, इनकी रेन सेन का डेटा कलेक्शन करती है और वो केवल वो पूरी फाइल बनकर वहीं इनकी अलमारियों के अंदर भी पड़ जाती है। अभी तक कोई अधिकारी उस फाइल को उठा के भी उस पर कोई चर्चा नहीं करता है। ना इनकी चर्चा संसद में होती है, ना इनकी चर्चा राज्यसभा में होती है और ना इनकी चर्चा आपकी विधानसभा में होती है और इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इनकी कोई बात को रखे, आए दिन इन पे अत्याचार होता है। मैं तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई इस देश में कितने गढ़ किले बने हैं, हम लोग ओरन में रह रहे हैं, हमें लाइट कनेक्शन नहीं हो रहा है, हमें लाइट का पानी का नल नहीं आ रहा है, हमें पट्टा नहीं मिल रहा है। इस देश में कितने राजस्थान में गढ़ बने हुए हैं, वो कोई वन भूमि पे बना हुआ है, कोई मंगरा पहाड़ पे बना हुआ है और कोई चरागाह भूमि। किसी गढ़ को तो कोई नहीं पाड़ते ना, वहां लाइट भी जाती है, वहां पीने के पानी का नल भी जाता है और उनको कोई गिराने के लिए नहीं जाते हैं। पर हमारे लोग कहीं कच्ची पक्की झोपड़ी कोई सरकारी जमीन में बना देते तो सबसे पहले बुलडोजर हमारी बस्ती को तोड़ने के लिए जाता है। तो अधिकतर अत्याचार हम लोगों के ऊपर है। बंद कब? बंद
आपका ये भी सवाल अच्छा है कि बंद कब होगा। इस बंद के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, यानी इसको बंद करने के लिए हमें लाभबंद होना पड़ेगा और राजस्थान की सभी डीएनटी घुमंतु जो जाति हैं जिनको एक साथ आना पड़ेगा, वो हमने इस बार तय कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इस बार हमने तय कर दिया है कि हमने 6 महीना बहिष्कार आंदोलन चलाया, सरकार की सारी योजना का हमने बाइकआउट किया है कि भाई जब तक धरातल पे कोई योजना नहीं आएगी तब तक हम आपकी कोई योजना का फायदा नहीं लेंगे, और वैसे भी ये देते नहीं है। तो हमने आने वाली 7 नवंबर को, ये जो भी 7 नवंबर आएगी, इस 7 नवंबर को बालरई, पाली जिले में NH 62 दिल्ली बॉम्बे हाई रोड पर बालरई गांव है, वहां राजस्थान की सारी डीएनटी जातियों को प्रत्येक जिलों में, मेरा ये 23वां जिला है, मैं 23 जिलों में डीएनटी समाज के प्रत्येक ब्लॉक पे जा रहा हूं, एक सभा कर रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, उनके अधिकारों के बारे में समझा रहा हूं और उनको अपने हक और अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए और सरकार की बराबरी के दर्जे के लिए हम इनको इनके हक के लिए पीले चावल बांट रहे हैं। और पीले चावल बांट के हम इनवाइट कर रहे हैं कि 7 नवंबर को आपको अपना घर, गांव, ढाणी छोड़कर आपको बालरई आना चाहिए और सरकार को इस बार आंख से आंख घाल के और सरकार के साथ हम रोड पे बैठ के और हमारी पंचायत NH 62 को जाम करके और इस सरकार को वहीं बैठ के हमारी पंचायत वहीं करवाएंगे। ये इस बार हमने तय किया है। एक लंबे समय से, क्योंकि जो आपने बताया, क्या कमियां रही जिसकी वजह से पिछड़ते गए, आज किसी नायक को आगे आना पड़ रहा है और उनका एक प्रतिनिधि करने के लिए और एक आंदोलन करना पड़ रहा है, जबकि इनकी जरूरत नहीं थी। क्या वजह? नहीं, अब देखो, वैसे तो मैं आपकी बात को ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो डीएनटी जो जातियां हैं, इस भारत की मूल जातियां हैं। आज हमारा रबारी समाज है, लाल निशान के प्रतीक हैं। रबारी को पूरे राजस्थान में नहीं, पूरी इंडिया में, विश्व की बाहर की कंट्री में भी रबारी को खड़ा कर दोगे तो आपको यही होगा कि ये राजस्थान का है। तो हमने राजस्थान की आन बान शान और राजस्थान की संस्कृति को हम लोगों ने बचा के रखा है। आज मैं जिस कम्युनिटी से, कालबेलिया जाति से मैं आता हूं, कालबेलिया का जो डांस है वो विश्व फेमस हुआ है। यानी कहीं पे भी आप जाते हैं तो हमारे लोग भी इस राजस्थान की माटी को विश्व के पटल पे हमारे लोगों ने रखी है। तो हमारा बंजारा समाज है, तो ये भी भारत जब से बना ना, तब से ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे लोगों ने किया है। कहने का तो जातियां हमारी यहाँ की, इधर उधर की आई हुई जातियां नहीं है, मगर एक तो इनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहा, एक दूसरे से पिछड़ गए। अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान, यानी मुगलिया राज के दौरान, राजा महाराजा का जब साम्राज्य था, तब से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और हमारे समाज को इतना पीछे निकाल दिया कि अब तो हमें एक नरक की जिंदगी हमारा हो गया। तो इसमें एक तो शिक्षा का बड़ा अभाव रहा है कि समाज, शिक्षा शैरनी का दूध होता है और जिस समाज में शिक्षा नहीं होगी तो वो इस जमानों में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब ऐसी स्थिति है कि शिक्षा के लिए भी हमने सरकार से मांग की है कि आप एक राजस्थान में एक साल में 1000 बच्चों को राज्य सरकार अपने खर्चे पे बाहर विदेश पढ़ने के लिए भेजेगी। ये भी हमारे मांग पत्र में है, जो परपत्र हमने आपको दिया है। जी, वो तो सही बात है, लेकिन जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जिनके बच्चे प्राथमिक एजुकेशन भी उन्हें नसीब नहीं होती। नहीं, जो फुटपाथ पे जो लोग रह रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जिसका ना घर है, ना ठोड़ है, ना ठिकाना है, एक चलता मुसाफिर एक परिवार हो गया कहीं पे भी, ये जिम्मेदारी सरकारों की है। ये इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी है कि जिस परिवार को आपने बिल्कुल ही बेदखल कर दिया, ये भारत के लोग हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं, इनका भी ठोड़ था, अपना भी ठिकाना था। पर जब सरकार के साथ जब भूमाफिया टाइप के लोग घुस जाते हैं, जब वो मशीनरी भूमाफियों के लिए काम करती, तो अधिकतर हमारी डीएनटी घुमंतु जातियों के पर ही आक्रमण होता है, क्योंकि भूमाफिया सरकार के साथ मिलकर हमारी बस्तियों को औने पौने दामों में तुड़वा देते हैं। और तुड़वाने के बाद जब हमारा कई सालों से चिड़िया की तरह हमने गुजाला बना रखा है, वही आपने हमारा तोड़ दिया है। 3-4 बार हमने ग्राम के सरपंच के चक्कर काटा है, हमने एसडीएम तहसीलदार के चक्कर काटा है, 1-2 बार हम कलेक्टर के यहाँ गए हैं, हमारी किसी ने नहीं सुनी। तो फिर आदमी अपनी आस को खुद, अपने आप को, मन को यानी
कम करके और आदमी एक फुटपाथ पे अपनी झोपड़ी डाल के और अपने जीवन के गुजर बसर के लिए लग जाता है। तो मैं तो सीधा सीधा यही कह रहा हूं कि सरकार इनको अधिकतर जगह पे बस्तियां तोड़ी है। जिन जिन जगह की बस्तियां तोड़ी है वो परिवार बेघर हुआ है और आज वो परिवार फुटपाथ के नीचे रह रहा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरे लेके भीख मांग रहे। कई बच्चों के अपहरण हुए और कई बच्चों के साथ बड़ी अनहोनी घटना हुई है और कई बच्चों के मोटरसाइकिल गाड़ियों के नीचे आके उनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है। तो वो परिवार तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया। इनके लिए जो लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं, इनके लिए सरकार के पास कोई फंड की कमी नहीं है। इनके लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, इनके लिए हॉस्टल्स बनाने चाहिए, इनके रहने। मैं बता रहा हूँ आज जेडीए द्वारा अफरोड कॉलोनी होती है, आज सरकार की योजना से इतने भूखंड आवंटन होते हैं, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ वो भूखंड मिलते किसको हैं? सरकार हर साल में 5 से 6 हजार कॉलोनी काट कर देती है। वो भी किसको देती है? जो बड़े धना सेट होते हैं ना, उनको देती। जबकि जो आदमी बिना छत का है, जरूरतमंद वहां भी वंचित रहता है। जब जरूरतमंद तो बंद ही रहता है। मैं कई उदाहरण आपको पेश कर दूं। 1 रुपए किलो का गेहूं इनको नहीं मिलता, सरकारी मकान इनको नहीं मिलता। तो इस कारण क्या है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जिस देश में जो सरकार काम कर रही है वो सारी जिम्मेदारी उनकी होती है। चाहे आदमी, और सरकार की तो जिम्मेदारी ड्यूटी है और ये आदमी का एक राइट है कि 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, एक स्थायी पक्की छत और शिक्षा और बिजली और पानी एक इंसान का एक राइट है। और ये राइट देने की ड्यूटी किसकी होती है? ये राज्य, जो भी सरकारें काम कर रही है वो राज्य सरकार की ड्यूटी होती है। मगर बात ये है कि ये जितने भी जो राजस्थान में मंत्री बैठे हैं, जितने भी राजस्थान में जिला कलेक्टर बैठे हैं, जितने भी आईएएस अधिकारी जो बैठे हैं, इनके खुद के एनजीओ बने हुए हैं। इन्होंने खुद ने प्राइवेट एनजीओ खोल रखा है और वो प्राइवेट एनजीओ क्या काम करता है कि वो काला धन को व्हाइट धन को काला वो करता है, काला धन को व्हाइट करता है। सिवाय नहीं। तो उसमें क्या करते हैं ये कि ये उनके रिश्तेदारों के नाम से एनजीओ है। तो अधिकतर योजनाएं, जैसे आज नवजीवन योजना है, समाज कल्याण विभाग की योजना है, घुमंतों के लिए योजना है, महाराणा प्रताप योजना है। तो ये जितनी योजना का जो पैसा है वो सीधा सीधा उन एनजीओ में जाता है और एनजीओ में मर्ज करके और वही कागज बन के और सारा पैसा वही उठ जाता है और वो पैसे चौक हो जाता है। और किसी घुमंतु बस्ती के अंदर जाके आप झाके देख लो कि ना पीने का शुद्ध पानी है, ना मरी मारी बीमारी के लिए कोई इलाज है, ना उनकी बस्ती में कोई आंगनवाड़ी है, ना उनकी बस्ती में कोई खाने की व्यवस्था है और सरकार की योजनाएं कभी उनकी बस्ती तक नहीं जाती। आप एनजीओ पे आए हैं तो एक उदाहरण है, राजस्थान पुलिस के सिपाही है धर्मवीर जी चुरू पे जी। और जब उन्हें लगा कि फुटपाथ पे बच्चे कचरा बीन रहे हैं या फिर वो वहाँ सो रहे हैं, एजुकेशन से उनका कुछ संबंध नहीं, उनके जहन में आया कि मैं बड़ा कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं खुद जो है स्वयं से शुरुआत करूँ। उन्होंने उन बच्चों को एजुकेशन देने की शुरुआत की। धीरे धीरे कारवा बढ़ा, अपनी पाठशाला उन्होंने एक संस्था बनाई। आज वहाँ कालबेलिया घुमंतु परिवार के लोग, अधिकतर बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं इन नायकों को आगे आना पड़ेगा। नहीं, आपका यही है। मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं और मेरा आपको ये कहना है कि इन राजस्थान सरकारों को उन धर्मवीर जी से जाके प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक पुलिस में एक कांस्टेबल की भर्ती से बंदा है, कई जातियों की पीड़ा उसे देखी नहीं गई। उस आदमी ने अपनी नौकरी करते हुए कहां से डोनेशन जुटाया, क्या किया, कितना संघर्ष किया, अपना नौकरी का टाइम भी निकाला और उन बच्चों के लिए, एक दलित, शोषित, गरीब, अंतिम पांच समझे, जिनके लिए उन बच्चों को छूना तक कोई नहीं चाहते, मगर उस व्यक्ति ने अपना दिल बड़ा कर इन समाज के प्रति जोड़ा। कितने बच्चों ने वहां, उन बच्चों की जो हम उनकी एक्टिविटी देखते हैं, उनकी हम प्रतिभाएं देखते हैं, तो उनका वीडियो देख के हम खुद भी अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान सरकार, वो सरकारों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और सरकार कभी भी इन जातियों के बारे में कुछ करना नहीं चाहती है। एक मंत्री, एक बार आदमी कोई विधायक बन जाता है, करोड़ों रुपए डका जाता, अरबों रुपए, 3 पीढ़ी भी खाए जितने पैसा नहीं खत्म होता है। एक मंत्री एक बार 5 साल का कार्यकाल रह गया,
तो हजारों करोड़ की संपत्ति ये डकार जाते हैं और ये इंडिया में निवेश नहीं करते हैं, ये पूरा बाहर की कंट्रियों में निवेश करते हैं। तो इतना पैसा क्या कर रहे हैं, उनके बाप के घर से ला रहे हैं, वो कहां से ला रहे हैं? तो ये आम जनता की जो योजना है, भारत सोने की चिड़िया तो हम कहते हैं, राजस्थान को भी स्वर्ण नगरी, राजस्थान को भी बहुत सारी चीजें कहते हैं, तो अंदर क्या चीजें वो तो देखिए। ये जितना भी है, ये जितने जो बड़े धन्ना सेठ है, जो बड़े बिल्डर है, जो ये बड़े सरकारी टेंडर ठेकेदार हैं, वो ये बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो और ये मंत्री हो, ये सारा का सारा, यानी भारत की देखो जुडिशरी को देखो और आप राजस्थान की देखो, यानी आम जनता के पास तो केवल 25 पैसे भर की व्यवस्था है और 75 पैसा तो इन मंत्रियों के पास, इन विधायकों के पास और ये आईएएस और इन कलेक्टरों के पास है। और यही जिम्मेदार लोग हैं जिनकी वजह से ये हालात है। इनकी यही जिम्मेदार है, सरकार ही जिम्मेदार है। और इस बार हमने तय किया कि इस बार हम इनको पूरा आईना दिखाएंगे। हम लोग तो वो हैं, हम पके पकाए लोग हैं, हम कड़ी धूप में रह सकते हैं, कड़ी मेहनत में रह सकते हैं, कड़ी ठंड में रह सकते हैं। हम ब्रिटिश हुकूमत को भी चना चबा दिया ना, तो इस बार हम इनको भी चना चबा के छोड़ेंगे। इस बार चुपचाप बैठने वाले नहीं, हम पूरा संघर्ष करेंगे। ये लोग तो लोकतंत्र की दुआई दे रहे हैं कि हम बराबर दे रहे हैं, अंतिम पंक्ति में बैठे उन व्यक्ति को दे रहे हैं। ये झूठ का पिटारा है इनका। मैं राज्य सरकार को भी कहना चाहता हूं, अभी राज्य सरकार ने घुमंतु जातियों को पट्टा देने का आयोजन किया। बताइए कितने पट्टे दिए आपने? कह दिया हम नाग पंचमी के दिन 25,000 पट्टा देने। कहां गई? आपने जो गनी चुनी बस्तियां थी, जो आबादी में थे, जिनके पट्टे पहले से बने थे, उन्हीं पट्टों के फोटो वोटो पाड़ पाड़ के और आपने वावा लूट ली। और कई ऐसे उदाहरण तो हमारे पास है जहां बस्तियों में बेचारों को पट्टे दिए, वही पट्टों को वापस सरपंचों में रख लिया। ये है रिकॉर्डली है। पाली जिले की सोजत विधानसभा में देनाव ग्राम पंचायत लोगों को, हमारे लोगों को पट्टे दिए, वापस ले लिया हमने, एसडीएम को बता तक है। तो कई चीजें हैं। तो एक्चुअली में इन जातियों की बड़ी दुर्दशा है और हम इस बार चुप बैठने वाले नहीं। इस बार जो हमारी जो संघर्ष की लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। जब तक घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए सरकार कोई नीति नहीं बनाए, 10% आरक्षण नहीं दे, चरागा भूमि में हमारे लोग बैठे हैं वहां कोई नीति नहीं बनाए और इनके लिए स्पेशली कोई व्यवस्था नहीं करे, जब तक हम यह आंदोलन खत्म करने वाले नहीं। 7 नवंबर को जो आंदोलन है वो एक दिन का आंदोलन नहीं, यह आंदोलन है अभी फिर जन आंदोलन भी बनेगा। और यही आंदोलन हम 7 नवंबर को केवल NH 62 एक हाई रोड को जाम कर रहे हैं, मगर उसके दूसरे तीसरे दिन दूसरा रोड भी जाम होगा। हम 10 रोडों को टारगेट करके बैठे हैं। तो हम इस बार चुप बैठने वाले नहीं है। तो राज्य में इन जातियों की सर्वाधिक गिनती हो, इनका डेटा फिक्स हो और इन जातियों का हक और अधिकार इनको मिले। और हम तो ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जातियों के लिए वर्गीकरण का ऑर्डर किया है, तेलंगाना सरकार, हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जब कानून को लागू कर दिया है, तो राजस्थान सरकार को करना चाहिए। हमें पता है कि जो हमारे बड़े भाई है, जो बड़े मगरमच्छ है, जो पूरा SC और ST का फायदा वो लेना चाहते हैं, सांसद वो बनना चाहते हैं, राज्यसभा मेंबर वो बनना चाहते हैं, प्रधान वो बनना चाहते हैं, कलेक्टर वो बनना चाहते हैं, SP वो बनना चाहते हैं, थानादार वो बनना चाहते हैं, चपड़ासी भी वो बनना चाहते हैं। हम लोगों को तो छाछ, मगर छाछ का पानी भी हमें नसीब नहीं होने दे। वो लोग लागू नहीं तो विधानसभा में चर्चा होने दे रहे और नहीं सचिवालय में कुछ चर्चा होने दे रहे। 6 महीनों से हम पूरे राज्य भर में, ये मेरा 23वां जिला है, हम प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं। प्रत्येक जिले पर घुमंतु जातियों के हक और अधिकार की हम बात करते हैं। और मैं कल भीलवाड़ा से निकला, मेरा कल पाली में कार्यक्रम था, फिर उसके बाद मेरा जोधपुर में हुआ, रात्रि विश्राम जोधपुर में हुआ, आज बालोतरा होकर मैं सिणधरी में आया हूँ। सिणधरी में कुछ एक सभा करके अभी मैं बाड़मेर जिले की भाड़का में कार्यक्रम, रात्रि विश्राम जहाँ मैं जैसलमेर में जाके करूँगा। तो इन जातियों के लिए कई बड़ी ऐसी परिस्थितियां हैं, आज भी हम इस संघर्ष से जूझ रहे हैं। और वही बात है, हमारे लोगों पे जो डर मंडरा रहा है, हमारे लोग जो भयभीत हो रखे हैं, जो सरकार की, भूमाफिया की, जो नोकल, जो ऐसे लोग जो समाज के दलाल हैं, जो समाज के ऊपर अब इस तरह का वजन ढोते आए हैं, ऐसे लोगों का बड़ा रूढ़िवाद है। इस रूढ़िवाद के खिलाफ भी हम लोग संघर्ष करेंगे। इस बार हम चुप बैठते नहीं है, क्योंकि हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, हमारी महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है, तो हम चुप बैठेंगे नहीं। हमारी पहली प्रतिष्ठा DNT समाज को उचित स्थान मिलना,
हमारी पहली पैरिटी ये है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ तंजी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और किस तरीके से अपने हक और अधिकार के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।